हिंदुस्तान अखबार, मंगलवार 19 मई 2026। विभूति नारायण राय का पहला लेख है साहित्यकारों की स्मृतियां सहजी समाज। साल 2004 की जुलाई में एक छोटे से बितानी कस्बे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन का सफर कई अर्थों में मेरे अनुभव संसार में बहुत कुछ जोड़ने वाला साबित हुआ। मेरी यात्रा का मकसद उस मकान को देखना था जहां 23 अप्रैल 1564 को दुनिया के महानतम नाटककारों में एक विलियम शेक्सपियर में अपनी आंखें खोली थीं और एक विचित्र संयोग के तहत सन 1616 की उसी तिथि को संसार भी यहीं छोड़ा था। अपने जीवन की रचनात्मक सक्रियता का ज्यादातर समय लंदन में बिताने के बाद शेक्सपियर अंतिम वर्षों में वापस अपने जन्म स्थल लौट आए। ज्यादातर लकड़ी से बना यह मकान एक से अधिक बार पूरी तरह नष्ट होने के बाद भी 4 शताब्दियों से लगभग अपने मूल स्वरूप में खड़ा है। जिस मेज और कुर्सी पर बैठकर शेक्सपियर लिखते थे, वे अपने पुराने स्वरूप में ही कद्रदानों का स्वागत करती दिखती हैं। मकान के साथ वे भी कई बार आग में खाक हुई और फिर अपने रचनाकारों का सम्मान करने वाले समाज को जिजीविषा के चलते मूल स्वरूप में लौट आई। मकान के बाहर एक बड़ी सी सहन थी जिसके मुक्ताकाशी प्रांगण में साल के 365 दिन दुनिया के विभिन्न हिस्से से आई मंडलियां शेक्सपियर का कोई न कोई नाटक खेलती रहती। सालों बाद आज मुझे उस यात्रा की याद अनायास नहीं आ रही। मैं अपनी एक पुरानी साथ पूरी करने के लिए उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत कस्बे कौसानी की यात्रा पर आया हुआ हूँ। महात्मा गांधी द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस भूखंड में आने के पीछे एक आकर्षण उस मकान को देखना था जिसने हिंदी के बड़े कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था और जहां प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय उनकी स्मृति में एक संग्रहालय चला रहा है। जिस तरह की लापरवाही, उपेक्षा और अज्ञान का शिकार अभी यह भवन है, उससे मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया है कि हम एक स्मृति विरोधी समाज हैं। जिन पुरखों के गीत गाते हम थकते नहीं, उनके जीवन से जुड़ी यादों को सुरक्षित रखने में हमारी दिलचस्पी कतई उत्साहजनक नहीं है। पंत जी की जन्मस्थली काफी अस्त-व्यस्त स्वरूप में मिली। वहां उपस्थित कर्मियों ने बताया कि भवन का नवीनीकरण हो रहा है। यह काम बजट की कमी और निर्माण एजेंसी की ढिलाई के चलते लंबे समय से चल रहा है। हम कामना ही कर सकते थे कि जीर्णोद्धार उसके मूल स्वरूप को उसी तरह बचाए रखेगा जैसे कई बार आग की भेंट चढ़ा शेक्सपियर का स्मारक उस वातावरण को काफी हद तक सुरक्षित रखे हुए है जिसमें उसका बचपन, उनकी शुरुआती जवानी और अंतिम दिन बीते थे। पंत जी युवा अवस्था में ही इलाहाबाद चले गए थे और जीवन पर्यंत वहीं रहे। उन दिनों पहाड़ से पढ़ने के लिए लोग लखनऊ और इलाहाबाद जाते और बहुत कम लौटते। पंत जी भी नहीं लौटे। आशा थी उनकी मृत्यु के बाद उनके संग्रह की पुस्तकें, उनके घर की दीवारों पर लटके सारे चित्र और उनके उपयोग की दूसरी सभी वस्तुएं कौसानी ले आई होगी और अब वे इस संग्रहालय में संरक्षित होंगी। पंत जी एक बड़े कवि थे और वह बहुत स्वाभाविक था कि देश भर के मूर्धन्य रचनाकार उनके साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से जुड़े रहे होंगे। वे पत्र भी यहाँ सुरक्षित होने चाहिए थे। दुर्भाग्य से इस संदर्भ में मुझे निराशा ही हाथ लगी। समकालीन रचनाकारों के साथ लगे चित्र साफ सफाई की मांग कर रहे थे। किताबें धूल भरी अलमारियों में बेतरतीब लगी थीं। पत्रों को देखने में मेरी दिलचस्पी थी, पर वहां मौजूद कर्मियों में कोई नहीं बता सका कि वे हैं तो कहाँ हैं। पता चला पंत जी के जन्मदिन 20 मई को यहाँ एक कार्यक्रम होता है। जिस स्थिति में भवन था, उसमें अनुमान ही लगाया जा सकता है कि कैसा आयोजन होता होगा। कौसानी और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन की तुलना
करके हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय और ख़ास तौर से हिंदी समाज अपने नायकों की कितनी परवाह करता है। सन 1970 के दशक में इलाहाबाद के 3 ज्ञानपीठ सम्मानित साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और फिराक गोरखपुरी रहा करते थे। छात्र जीवन में मैंने उनके घरों में खूब चक्कर लगाए हैं। आज कोई साहित्य प्रेमी छात्र उनके उन निवासों की तलाश में निकले तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। कहीं भी उनकी यादों को संजोने का कोई काम नहीं हुआ है। इस शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित वाराणसी गांव के लम्ही में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का पैतृक घर संरक्षण के विचित्र प्रयोग से गुजरता हुआ किसी अजूबे की तरह ही लगता है। आसपास के दुकानदारों और वहां मौजूद ग्राहकों से बातचीत करने से पता चला कि पंत जी के संग्रहालय में लोग आते तो हैं, पर बहुत कम। कौसानी से 1.5-2 घंटे के फासले पर कई दर्जन शिक्षा संस्थान हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे। इनके अलावा साहित्य में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे अनुशासनों के लोग भी होंगे। क्या यह नहीं हो सकता कि अध्यापक अपने बच्चों को इसी संग्रहालय में लाकर उन्हें कवि की कविताएं पढ़ाए और यह महसूस कराए कि वे कवि के सानिध्य में उन्हें पढ़ रहे हैं। आज जब बच्चे साहित्य से दूर हो रहे हैं, मुझे यह सोचकर ही रोमांच हो रहा है कि कोई साहित्य प्रेमी अध्यापक कवि की उपस्थिति का एहसास कराते हुए बच्चों को इस परिसर में लाकर पल्लव की भूमिका पढ़ा रहा है। रामचंद्र शुक्ल के कालजयी निबंध कविता क्या है को समझने के लिए इससे जीवंत माहौल क्या हो सकता है, पर इसके लिए हमारी भाषा के अध्यापकों को अपनी उस और उबाऊ अध्यापन प्रविधि को छोड़ना होगा। सिर्फ रोने गाने से काम नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। यह अब तकनीक प्रधान भाग दौड़ वाली दुनिया में कविता के लिए स्पेस नहीं बचा है। एक बार यहाँ लाकर कवि के सानिध्य का एहसास कराते हुए उन्हें अंग्रेजी के रोमांटिक कवि शैली के निबंध आ डिफेंस ऑफ पोएट्री को पढ़ाएं और फिर देखें कि इसमें निहित मर्म को समझ पाते हैं या नहीं। कि कविता मनुष्य को मनुष्य बने रहने में मदद करती है। अगला लेख है गर्म हवाओं का समय। भारत एक बड़ा हिस्सा धूप और लू से तप रहा है। ना दिन को चैन है, ना रात को आराम। ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और उनके जगह 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान लगाया जा रहा है कि लू जैसी स्थिति पूरे एक सप्ताह जारी रह सकती है या उससे आगे भी बढ़ सकती है। रात के समय में भी न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास महसूस हो रहा है। उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने तेज सतही हवाओं का भी अनुमान लगाया है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मतलब तेज गति से गर्म हवाओं का दौर बना रहेगा। देश भर में तापमान में 20 मई तक से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। पूर्वी हवाएं अब मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क व गर्म हवाओं में बदल गई हैं, जिससे गर्मी बढ़ी है। ऐसे में खराब मौसम के जूझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक इस साल सुपर एल नीनो की आशंका जता रहे हैं। इसके प्रभाव से इस साल का दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका है। फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा सामान्य से 8% कम या 92% ही रह सकती है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर से तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे जून या जुलाई तक एक सुपर एल नीनो के विकसित होने का खतरा है। सुपर एल नीनो बड़े पैमाने पर मौसम प्रणालियों को बाधित करता है, जिससे भारत में मानसून कमजोर हो जाता है।
जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर माधवन नायर ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि इस वर्ष का एल नीनो सन 1997 और 2015 में दर्ज हालात जितना गंभीर हो सकता है। वर्ष वर्षा कम होगी, असर फसल पर पड़ेगा। उपज कम होगी तो महंगाई को बल मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी तो देश में सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। अभी जैसे आर्थिक तनाव से देश गुजर रहा है, उसमें सजग रहने की जरूरत और बढ़ गई है। शासन प्रशासन को अपने स्तर पर पूरी तैयारी रखनी चाहिए। आगामी प्रतिकूल स्थितियों का अधिकतम अनुमान लगाते हुए तैयारी रखने में सबकी भलाई है। आमतौर पर प्रतिकूल मौसम का सर्वाधिक असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिलहाल अस्पतालों में मरीजों की संख्या स्वाभाविक ही बढ़ गई है। बेमौसम बारिश, आंधी ने भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। किसी भी जरूरत या आपदा के समय स्थानीय स्तर पर इलाज और देखभाल की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए। क्या हमारे राज्यों में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल हर तरह की चिकित्सा सुविधा के साथ तैयार है? क्या अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित है? अक्सर देखा गया है कि स्थिति बिगड़ते ही सरकारी अस्पताल हाथ खड़े करने लगते हैं और निजी अस्पतालों को व्यापार का पूरा मौका मिल जाता है। अपने देश में अगर इंतजाम पूरे हों तो मौसम की प्रतिकूलता से जूझना कोई कठिन काम नहीं है। चिकित्सकों को केवल दवा भरोसे रहने के बजाय लोगों को जीवन शैली सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ध्यान रहे, अच्छी चिकित्सा सुविधा वाले यूरोप में भी लोग लू से मरते हैं। भारत में अगर लोग अपनी दिनचर्या को गर्मी के अनुकूल बनाएं तो आदि समस्या का समाधान अपने स्तर पर कर सकते हैं। अगला लेख है अमेरिकी अन्न। भारत सरकार ने अमेरिकी शासन से आज से लगभग 6 महीने पहले भारत को 20 लाख टन अन्न देने का अनुरोध किया था, ताकि वह देश में उपस्थित गंभीर अन्न संकट का मुकाबला कर सके और किसी व्यक्ति को अन्न के अभाव में काल का ग्रास न बनने दे। अमेरिका के अन्न भंडार में इतना अन्न भरा पड़ा है कि वह भारत की मांग को आसानी से पूरा कर सकता है। भारत ने यह अन्न सहायता के तौर पर नहीं मांगा था कि अमेरिका को उसे सुलभ करने में अधिक सोच विचार करना पड़ता है। उसने केवल इतनी रियायत चाही थी कि अमेरिका इस अन्न की कीमत नकद वसूल करने के बजाय किस्तों में वसूल कर ले। अमेरिका अरबों डॉलर युद्ध की तैयारियों के निमित्त व्यय कर रहा है। वह संसार का सबसे धनी देश है। उसे भारत को उधार अन्न देने में विशेष कठिनाई नहीं हो सकती। इन सब बातों के बावजूद अमेरिका अन्न देने के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं कर पाया है। हम यह स्वीकार करते हैं कि अमेरिकी शासन का रुख भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, किंतु उसके हाथ अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बंधे हुए हैं। उसकी स्वीकृति के बिना भारत को वह अन्न भेजने की व्यवस्था नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के अमुक मार्ग ग्रहण करने की सिफारिश कर सकते हैं। कांग्रेस उनकी सिफारिश को मानने अथवा न मानने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पक्ष मौजूद डेमोक्रेटिक शासन का विरोधी पक्ष है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में उसका संख्या बल नगण्य नहीं है। अमेरिकी शासन को अमेरिकी कांग्रेस से कोई भी सिफारिश करने से पहले यह सोचना पड़ता है कि रिपब्लिकन पक्ष का उसके बारे में क्या रवैया होगा। प्रेसिडेंट को यदि यह विश्वास होता है कि भारत को सारा का सारा अन्न सहायता के तौर पर देने की उनकी सिफारिश अमेरिकी कांग्रेस स्वीकार कर लेगी तो वह बहुत संभवतः ऐसी ही सिफारिश करते हैं, किंतु इस बारे में उनके दिल में संशय था। इसलिए उन्होंने यह सिफारिश की कि अमेरिका को आधा अन्न सहायता के तौर और आ, और आधा उधार देना चाहिए। इस सिफारिश के स्वीकार होने से जब उन्होंने देर होती देखी तो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से एक बार फिर अनुरोध किया कि इस बार वे जल्दी निर्णय करें। मनसा वाचा क्रमणा से जे कृष्णमूर्ति का लेख है शिखर पाने की लालसा।
पूछा गया कि महत्वाकांक्षा अपरिहार्य नहीं है। महत्वाकांक्षा केवल तब तक अपरिहार्य है जब तक व्यक्ति की मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। उनकी महत्वाकांक्षा को अपरिहार्य क्यों मान लेना चाहिए? क्या मनुष्य के साथ क्रूरता अपरिहार्य है? क्या आप इसे समाप्त करना नहीं चाहते? इससे अनिवार्य मानना क्या नितांत विचारहीनता का घोतक नहीं है? प्रश्नकर्ता की दुविधा यह है कि यदि वह औरों के साथ क्रूर नहीं है, तो कोई दूसरा उसके साथ क्रूरता से पेश आएगा। इसलिए उसे शिखर पर पहुंचना है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक समूह और विचारधारा की कोशिश यही होती है कि वह शिखर पर पहुंच जाए, और इसी कारण से क्रूरता और हिंसा कायम रहती है। सृजन केवल शांति से संभव है, और यदि पारस्परिक उपयोग होता रहेगा तो शांति कैसे हो सकती है? जब तक किसी एक के या सबके साथ हमारे संबंध आवश्यकता तथा उपयोगिता पर आधारित हैं, तब तक शांति की बात करना निरर्थक प्रलाप है। दूसरे की आवश्यकता और उसका उपयोग अपरिहार्य रूप से शक्ति और प्रभुत्व की ओर ले जाते हैं। किसी धारणा की शक्ति और तलवार की शक्ति दोनों एक समान ही हैं, दोनों ही बिंदुवस्तक है। धारणा और विश्वास मनुष्य के विरोध में खड़ा कर देते हैं, और तलवार भी यही करती आई है। धारणा और विश्वास दो प्रेम का प्रतिपाद है, विरोध ही हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि तब हम चेतन या अचेतन रूप से शक्ति की इस कामना में क्यों घुलते रहते हैं? क्या शक्ति या सत्ता की दौड़ स्वयं जो है से पलायन का एक मार्ग नहीं है? हर कोई अपनी अपर्याप्तता, आंतरिक दरिद्रता और अपने अकेलेपन, अलगाव से पलायन करने की कोशिश करता है। जो यथार्थ है वह तो अप्रिय है, लेकिन पलायन मोहक और आकर्षक लगता है। गौर कीजिए, यदि अपनी शक्ति, आपका पद और आपके द्वारा कष्ट से अर्जित धन आपसे छिन जाने वाला हो, तब क्या होगा? आप इसका प्रतिरोध करेंगे कि नहीं? समाज कल्याण के लिए आप स्वयं को अनिवार्य मानते हैं, इसलिए आप हिंसा पूर्वक या चतुर दलीलों को पेश करके प्रतिरोध करेंगे। यदि आप अपने सारे संग्रह का स्वेच्छा से परित्याग कर सकते हैं, तो आप कुछ रह ही नहीं जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं कुछ ना रह जाऊं। तब आपके पास केवल बाहरी दिखावा है, भीतर सत्व से रहित सबको वही दिखावा चाहिए। और इस द्वंद्व से घृणा, भय, हिंसा व हास उपजते हैं। आप अपनी विचारधारा समेत उतने ही पर्याप्त हैं जितने कि आपके विरोधी, और इसलिए आप दोनों ही शांति, पर्याप्तता, उपयुक्त रोजगार या ईश्वर के नाम पर एक दूसरे को कष्ट कर रहे हैं। किरीट एस पारिक का लेख है, अक्षय ऊर्जा बढ़ने से ही घटेगी तेल की मांग। दुनिया भर में तेल बाजार की हालत लगातार बिगड़ रही है। इस कारण भारत पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। भारत की पेट्रोलियम खपत 85% और गैस खपत 50% हिस्सा आयात पर निर्भर है। इजरायल अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल से बढ़कर $105 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि लगभग 7 बैरल का 1 टन होता है, और भारत लगभग 24 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में विश्व व्यापार में आई रुकावट के कारण भारतीय रुपए की विनिमय दर $1 के मुकाबले $96 तक पहुंच गई है। भारत ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनाए रखी हैं और तेल कंपनियों को नुकसान उठाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन इससे राजकोष घाटा बढ़ता जा रहा है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से तेल की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। खपत में कटौती करने का कहीं अधिक प्रभावी तरीका कीमतों में वृद्धि होता है। सरकार इस फैसले में और ज़्यादा देरी नहीं कर सकती। हालात यह है कि हमारा घरेलू कच्चा तेल उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। यह लगभग 3 करोड़ टन पर ही स्थिर है। हम अपनी जरूरत का 20% कोयला आयात करते हैं। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने इसके उपयोग में भी कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्रकार हमारी ऊर्जा सुरक्षा स्रोतों को लेकर एक दीर्घकालिक योजना है। हालांकि ईरान युद्ध जैसे संकट की स्थिति में ये स्रोत हमारी कोई खास मदद नहीं कर पाते। परमाणु ऊर्जा भी अपनी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई है। तो इस संकट से निपटने का समाधान क्या है? मुझे लगता है कि हमें तेजी से जीवाश्म ईंधन की जगह में ही उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल शुरू करना होगा। हमें जीवाश्म ईंधन से उत्पादित बिजली की जगह अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास जैसी अक्षय ऊर्जा पर निर्भर बनना होगा। दिक्कत यह है कि सौर व हवा से पैदा होने वाली बिजली प्रकृति के मिजाज पर आधारित है। इसलिए बैटरी में बिजली स्टोर करने व पनबिजली प्लांट की हमें जरूरत है। सौर बिजली बनाने वाले सौर बिजली बनाने की हमारी क्षमता जरूर बढ़ी है, लेकिन उसे स्टोर करने की क्षमता उतनी नहीं बढ़ सकी। इसलिए जितनी सौर बिजली बनती है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसी तरह बिजली संचालित चूल्हों पर खाना बनाने का तरीका अपनाया जा सकता है। इसके लिए इंडक्शन कुकर उपलब्ध है और हमारे लगभग 95% घरों में बिजली उपलब्ध है। सबसे मुश्किल काम है यातायात में पेट्रोल व डीजल का इस्तेमाल कम करना। भारत में ईंधन की खपत 2025 से 2026 में लगभग 27 करोड़ टन रही। इसमें इसमें से 13.2 करोड़ टन या करीब 54% परिवहन में खपत हुई, जिनमें से 6 करोड़ टन हाई स्पीड डीजल का भारी व हल्के ट्रकों को द्वारा उपयोग किया गया। 2.2 करोड़ टन डीजल का उपयोग अन्य वाहनों द्वारा, 4 करोड़ टन मोटर और लगभग 1 करोड़ टन का उपयोग एविएशन फ्यूल के लिए किया गया। 6 करोड़ टन हाई स्पीड डीजल में 5 करोड़ टन का लंबी दूरी के भारी ट्रकों में उपयोग हुआ। इससे निजात पाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए कम कीमत वाली बैटरी बनाने पर काम करने की जरूरत है। इसी तरह गुजरात के पालनपुर से हरियाणा के रेवाड़ी के बीच 630 किलोमीटर के पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सफर तय करने में 12 घंटे लगते हैं। पर रेलवे के पास ऐसी मालवाहक गाड़ियां कम हैं जिन पर ट्रकों को चलाया जा सके। हमें 2030 तक लंबी दूरी के माल परिवहन का 50% हिस्सा रेलवे में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखना चाहिए और 2035 तक इसे बढ़ाकर 90% तक करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल का आग्रह किया है। यदि सार्वजनिक परिवहन से यात्रा लागत और समय दोनों बचे तो जनता इसका उपयोग करेगी। पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे। आज के सारे लेख समाप्त हुए।